मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरफरोश न्यूज़ लाइव। सरफरोश न्यूज़ लाइव में आपका इस्तकबाल है। इलेक्शन का गहमा गहमी है, चारों तरफ इलेक्शन की बातें हो रही है, गुफ्तगू हो रहा है, किसे जिताना है, किसे एमएलए बनाना है, कौन सी पार्टी को सत्ता देना है, कौन सी पार्टी को सत्ता से दूर रखना है। ऐसी सूरत हाल में बालीगंज असेंबली हल्का भी काफ़ी चर्चे के असेंबली बन चुकी है, इसलिए कि वहाँ पर संयुक्त मोर्चा के कैंडिडेट CPIM कांग्रेस और ISF के अलायंस से कैंडिडेट डॉक्टर फवाद हलीम साहब जो लड़ रहे हैं। डॉक्टर फवाद हलीम साहब के बारे में एक चीज़ बताता चलूँ कि डॉक्टर फवाद हलीम के बारे में कुछ भी बोलना बताना आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, इसलिए कि फवाद हलीम साहब की फैमिली जो है मगरबी बंगाल की सियासत में हमेशा से अपना रोल अदा किया है। हाशिम अब्दुल हलीम साहब के साहबजादे हैं और फवाद हलीम साहब का अपना वर्चस्व है। क्यों वर्चस्व है आप जरूर जानते होंगे। ये डॉक्टर फवाद हलीम साहब वही है जो 50 रुपए में जो है डायलिसिस करते हैं, वो फीस के तौर पर लेते हैं। जब कोरोना काल में सारे डॉक्टर जो है अपनी क्लिनिक को, अपने दवाखाने को बंद कर चुके थे, तो एक डॉक्टर जो मसीहा बन करके कोरोना काल में आए, वो डॉक्टर का नाम है डॉक्टर फवाद हलीम साहब। और यह बखूबी जानते हैं और ये अच्छे डॉक्टर हैं। डॉक्टरी से ये पैसा कमाना मकसद नहीं समझते हैं। डॉक्टरी से ये खिदमत करना, लोगों की जान बचाना, लोगों को सेहतयाब करना, ये इनका मिशन है, ये इनका पेशा है। ऐसे बहुत कम डॉक्टर आपको कलकत्ता में नजर आएंगे। अब तो डॉक्टर पर से ऐसा हो गया, भरोसा ही उठ गया। पेशेंट जाने के बाद ही वो किस तरीके का व्यवहार करते हैं, किस तरीके का बिल बनता है हॉस्पिटल में, आप बखूबी जानते हैं। मगर हिंदुस्तान में जितने भी डॉक्टर रहते हैं, ये उनके लिए एक मशअले राह है। ये उनको रास्ता दिखाते हैं, तुमने जो डॉक्टरी पास करके आया, ये पैसा कमाने का नहीं है, किसी को जान दे देने का मकसद है, किसी के लिए जान बख्श देने का मतलब है। इसलिए कि आप जो सेवा में है, जो प्रोफेशन में है, वो कहीं ना कहीं लोगों की जान बचाना मकसद है। हम डायरेक्ट जानते हैं कि डॉक्टर साहब सियासत में इलेक्शन असेंबली से लड़ रहे हैं। इससे पहले 2011 में भी लड़े थे और काफी बड़े पैमाने पे अच्छी तरीके से इन्होंने फाइट भी किया था। मगर 2011 की सियासत और इस वक्त की सियासत आसमान जमीन का फर्क है। इसलिए कि इस बार बंगाल में फिरका परस्ती का बोलबाला है, चारों तरफ से RSS की यलगार है, हिंदू महासभा के लोग भी एक्टिव हो चुके। तो ऐसी सूरत हाल में डॉक्टर साहब बालीगंज असेंबली के क्या कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, कितना वोटों को अपनी तरफ ला पाते हैं, कितना यकीन दिला पाते हैं कि मैं आपका जिस तरीके से डॉक्टरी लाइन में खिदमत किया है, अगर आप मुझे मौका देते हैं तो मैं वहां भी आपकी खिदमत में भरपूर उतरूंगा। पहला सवाल लेते हैं डॉक्टर साहब से, डॉक्टर फवाद हलीम साहब से। अगर बालीगंज असेंबली हल्का की जनता आपको मौका देती है और विधायक के रूप में चुन करके लेके आती है, तो सबसे पहले बालीगंज की जनता के लिए कौन सा काम करेंगे? हम डायरेक्ट जानते हैं डॉक्टर फवाद हलीम साहब से, जो CPIM के कैंडिडेट है बालीगंज से। देखिए, सबसे पहला काम जो हम लोग ऐलान कर चुके हैं जी, बालीगंज हल्के में पिछले 10 सालों तक कोई भी सरकारी नौकरी किसी को नहीं मिला है। जो 5.5 लाख जो सरकारी नौकरी अभी खाली पड़े हुए हैं जी, उनको भरपाई करने का काम हम लोग शुरू करेंगे। और आपको मालूम है 294 केंद्र है सारे मगरबी बंगाल में, और बालीगंज में तकरीबन 2000 नौकरी लोगों को दी जाएगी। इसका काम पहले ही दिन से हम लोग शुरू कर देंगे जी। टेट, SSC, बाकी जो परीक्षा पिछले 10 सालों से फंसी पड़ी हुई है, हमारे जो नौजवान हैं बालीगंज हल्के के और बाकी मगरबी बंगाल के, उनके लिए ये परीक्षा रेगुलर करने का हर साल हो और उसके जरिए से लोगों में और भी जो नौकरी करीब 90-92 हज़ार नौकरी वहाँ फंसे हुए हैं। और इससे अहम बात है कि हमारी अगली पीढ़ी जो छोटे बच्चे बच्चियाँ हैं, वो जो स्कूल जा रहे हैं, उन्हें कौन पढ़ा रहा है? अगर टीचर नहीं वहाँ पर नियोग किए जा रहे, अगर शिक्षक और उन्हें नौकरी नहीं दी जा रही, तो ब्लैक बोर्ड के बगल में कौन खड़ा है आज जो हमारे आने वाले फ्यूचर पढ़ा है फ्यूचर को? तो ये 10 साल हम पीछे पड़ गए। ये नौकरी का मामला है पहला। दूसरा, हमने कहा है कि जो लोग इन तमाम नौकरी में उन्हें मौका नहीं मिलता है, जैसे मनरेगा है, मनरेगा में उनको 100 दिन का काम मिलता है, वो 2006 साल से चले आ रहा है, वो UPA 1-2 के जमाने से वो बाएं महाज के द्वारा हमने प्रस्ताव किया था और सरकार ने उसे कबूला था जी। वो 100 का 100 दिन में फंसा हुआ, उसको 200 दिन करना है। और 200 दिन में अगर केंद्र सरकार अगर नहीं रजामंदी देती है, तो 50 दिन वो 100 दिन में जोड़ करके राज्य सरकार की तरफ से हम इसे लागू करेंगे। तो रोजी रोटी का जो मामला है उसको हम
अव्वल दर्जा देंगे काफी है। दूसरी तरफ बाजार में जो महंगाई है वो महंगाई में लगाम डालना है। आज बस में लोग चढ़ रहे हैं, सरकार बेहोश है, सरकारी जो नियम के मुताबिक जो भाड़ा होना चाहिए उससे कहीं गुण ज्यादा भाड़ा बस पर मालिक दे रहे हैं। तो ये जो सरकार एकदम अपना आंख में पट्टी बांध के बैठी हुई है, ये हकीकत को मुकाबला करना बहुत जरूरी है और यहाँ पर सरकार को एक सक्रिय भूमिका है, उसे अदा करना पड़ेगा। क्योंकि बाजार में जिस तरीके से महंगाई फैल रही है उसमें मरकजी हुकूमत का भी एक बड़ा किरदार है, रियासती हुकूमत का भी बड़ा किरदार है। रियासती हुकूमत का किरदार को अदा करके बाजार में जो महंगाई है उसमें लगाम लगाना बहुत जरूरी है। और यकीनन फिरका परिस्थिति का जो माहौल है, आपने सवाल उठाया, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी तृणमूल के लोग को अपने हिस्सेदार बना दे, भागीदार बना दे 2016 में। यहाँ पर एक चीज रोक करके मैं दर्शक बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर फवाद हलीम साहब ने बहुत अच्छे मुद्दे को उठाया है कि मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि जब बीजेपी का बंगाल में कुछ नहीं था, 2016 के इलेक्शन, 14 के इलेक्शन से पहले टीएमसी के जितने भी लीडरान थे वो ब्लॉक लेवल के थे या स्टेट लेवल के थे या डिस्ट्रिक्ट के थे या मिनिस्टर थे या एमएलए थे, एमपी ने, सबों ने बोला कि हमारा मुकाबला डायरेक्ट बीजेपी से है, हमारा अपोजिशन बीजेपी से। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर बीजेपी को अगर किसी ने बंगाल में जगह दी है तो टीएमसी के लीडरान ने दी है, इसलिए कि उस वक्त वो अपोजिशन में नहीं थे, वो जगह में नहीं थे। बीजेपी वाला बोलने लगा कि यहाँ के सत्ताधार जो पार्टी है, जो टीएमसी पार्टी हुकूमत में, वो मुझे अपोजिशन में है तो मुझे अपोजिशन की तरीका से खेलनी चाहिए। तो आज वो खुद इसमें जूझ रहे हैं, तो हम इसी पर सवाल का जवाब लेते हैं। जी, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि 2016 में भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ 3 एमएलए जीत के आए, राइट, और आज 2021 में खड़ा होकर उनके पास 37 एमएलए, जो उनके पास 34 एमएलए आए हैं, ये सब के सब ज्यादातर तृणमूल कांग्रेस से दल बदल करके गए हैं। और आपको याद रखना पड़ेगा 2009 साल से नंदीग्राम और सिंगूर का जो मुद्दा था, एक तरफ शुभेंदु अधिकारी और दूसरा तरफ रविंद्रनाथ मास्टर, ये दोनों आज भारतीय जनता पार्टी के कमल के चिन्ह पर खड़े होकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो हकीकत यह है कि तृणमूल का घर बिखर रहा है, जिगर बितर हो जा रही है और जिगर बितर सिर्फ चारों तरफ नहीं जा रही है, वो सिर्फ बीजेपी में जा रही है। ये हकीकत सामने आ गई है। 2019 के चुनाव में बीजेपी के 18 एमपी थे और तृणमूल कांग्रेस के 22 एमपी थे। आज जब हम बात कर रहे हैं तो बीजेपी के 21 एमपी है और तृणमूल कांग्रेस की 19 एमपी हो गई है। वो लोग हार गए हैं लोकसभा चुनाव पश्चिम बंगाल में आज 2021 के वक्त अगर हम जायजा लें तो ये हकीकत है कि शिशिर अधिकारी साहब बोल रहे हैं कि हम वो मोदी के मंच में खड़े होंगे और वो अभी भी तृणमूल के पार्टी मेंबर है और तृणमूल के एमपी के हैसियत रखते हैं। ममता बनर्जी कुछ नहीं कर पा रही। ये हकीकत है और ये हकीकत के सामने ये पिछले 10 सालों में जिस तरीके से मगरिबी बंगाल के सियासत को करवट बदलने में तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी की तरफ रुख किया है, ये किरदार उन्होंने अदा किया है। ये किरदार अदा करने के लिए उन्हें जो मुआवजा मिलना है भारतीय जनता पार्टी उसे देगी। एक इम्पोर्टेंट सवाल लेते हैं कि मैं देख रहा हूं कि आप बालीगंज जनता के दरबार में आप जा रहे हैं, डोर टू डोर कर रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं, हमेशा जनता के दरमियान में मिले। तो ऐसी सूरत हाल में जो बालीगंज का सबसे बड़ा समस्या या सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम्स है वो कौन सा है, जो अभी तक जो है 10 सालों से जो सुब्रतो मुखर्जी साहब वहाँ के एमएलए भी है और गवर्नमेंट में बड़े पद पे भी है, मिनिस्टर्स भी है, तो क्या लगता है कौन सा काम जो बालीगंज को नजरअंदाज किया गया, जैसा 2011 में आपके जमाने में था अभी भी वैसा ही है? हम डायरेक्ट इस सवाल का जवाब लेते हैं डॉक्टर फवाद हलीम साहब से, जो सीपीआईएम के कैंडिडेट है, बालीगंज असेंबली के संयुक्त मोर्चा के भी उम्मीदवार है। हम इलाके घूम करके जो अहम मुद्दा है, इलाकाई मुद्दा है, वो है पानी और निकासी का। हमने देखा कि बस्ती अंचल में अभी भी 10 साल पहले कमल जब गए थे, जहाँ जहाँ लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ आंगन में पानी नहीं आ रहा है, यहाँ प्रेशर बहुत कम है, आज वहाँ वापस लौट करके 10 साल बाद वही समस्या, वही सूरत हाल देख रहे हैं। निकासी का मामला भी एक ही है कि बारिश होने से पानी वाटर लॉकिंग हो जाता है। ये तमाम जो मुद्दे जो 10 साल आगे थे वो 10 साल बाद कोई स्कूल कॉलेज वगैरह बालीगंज असेंबली में बना या नहीं बना 10 सालों में? हम डायरेक्ट सवाल का जवाब डॉक्टर फवाद हलीम साहब से।
नया स्कूल और कॉलेज बनने की दूर की बात, मिलिया लर्निंग कॉलेज जो एक माइनॉरिटी कॉलेज थी, उसका माइनॉरिटी किरदार राज्य सरकार ने छीन लिया और जहाँ पर 450 से 500 बच्चियां सालाना दाखिला लेकर के पढ़ाई लिखाई करती थी, वहाँ आज 40-50 बच्चियां दाखिला ले रही है। एक साल के लिए तो दाखिला बंद भी हो गया था। इस तरीके से एक सेंट्रल कलकत्ता का एक गर्ल्स कॉलेज को इस सरकार और इस सियासत का वो अखाड़ा बन गया, सियासत का अखाड़ा बन गया। और बड़ी अफसोस की बात है, बड़े बड़े इदारों में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को शामिल की गई है। ये अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि माउंट स्पोर्टिंग के वाइस प्रेसिडेंट आज भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हो गया है। और इस तरीके से मैंने जो कौन सा नाम है वो दिव्येंदु विश्वास वो भारतीय जनता पार्टी के मेंबर बन गए हैं, माउंट स्पोर्टिंग के वाइस प्रेसिडेंट हैं। उन्हें पकड़ के लाए थे माउंट स्पोर्टिंग का सुधार करने के लिए, और आज वो भारतीय जनता पार्टी के मेंबर हो गए। इस तरीके से एक के बाद एक तृणमूल कांग्रेस अपना आत्मसमर्पण कर रही है भारतीय जनता पार्टी के पास। और भारतीय जनता पार्टी के जो काम करने का जो तरीका है वो त्रिपुरा, असम और अन्य राज्यों में सीधा है कि जो शासक दल है, शासक दल के लोगों को जो कमजोरियां है, उन कमजोरियों को पकड़ करके उनके पीछे ईडी, सीबीआई वगैरह छोड़ करके उन्हें अपने दल में शामिल कर लिया जाए। वो काम बखूबी बीजेपी यहाँ पे कर रही है। और तृणमूल कांग्रेस, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के प्रेशर में ठीक उसी तरीके से उनके बोले हुए जो शब्द है, उनके बोले हुए दिखाए हुए रास्ता है, वो रास्ता पर चल रही है। एक इम्पोर्टेंट सवाल लेते हैं। सुब्रतो मुखर्जी साहब जब एमएलए बन करके आए बालीगंज असेंबली हल्का में 65 नंबर वार्ड में तिलजला शिवतल्ला लैंड में उन्होंने एक स्कूल का शिलान्यास किया था जिसका नाम था जगबंधु हाई स्कूल। फर्स्ट टर्म में 2011 के बाद उन्होंने शिलान्यास किया शिवतल्ला हाई स्कूल में। वो आज भी लास्ट 10 सालों में, समझिए कि 6-7 सालों में, वो आज भी सिर्फ शिलान्यास का साइन बोर्ड ही, पत्थर ही लगा हुआ, संग बुनियाद ही डाला हुआ, बिल्डिंग आज तक नहीं बन पाई है। इस स्कूल के बारे में आप क्या बोलते हैं? वो समझिए कि वो हल्का 65 नंबर जहाँ शिवतल्ला हाई स्कूल है, वो माइनॉरिटी का गलबा का हल्का है। तो क्या वो चाहते हैं कि माइनॉरिटी के हल्के में एजुकेशन की बुबास ना हो, या जिस तरीका से लिटरेसी है, जाहिलियत है, वो इसी तरीका से रहे, ताकि मैं उसे झंडा उठा सकूं, वोट के तौर पर, वोट बैंक के तौर पर मैं इस्तेमाल कर सकूं? इस सवाल का मैं जवाब देता हूं बालीगंज के उम्मीदवार, सीपीआईएम के उम्मीदवार डॉक्टर फवाद हलीम साहब से। जैसे जगबंधु हाई स्कूल की एक कॉलेज को किस तरीके से नुकसान पहुंचाया जा सकता है, वो मिलिया लर्निंग कॉलेज फॉर गर्ल्स, वो एक मिसाल यहाँ पर कायम कर दी है तृणमूल कांग्रेस ने। उसी तरीके से आप जो प्रतिष्ठित स्कूल है, जो स्कूल चल रहे हैं, उनमें शिक्षक और शिक्षिकाओं का अगर नियोग नहीं हो तो वो स्कूल में बच्चियां जाकर के क्या पढ़ रहे हैं, इसका ऊपर में एक सवालिया निशान बैठ जाता है। उसके पास में जिस तरीके से कलकत्ता के आबादी में हिसाबा हुई है, उसको तालमेल रखते हुए जिस तरीके से नए स्कूल बनने की बात होनी चाहिए थी, ना कलकत्ता कॉर्पोरेशन ना हमारे रियासती सरकार की तरफ से कोई भी ठोस कदम उठाया जाए। और इसका मिसाल आपने कहा है जगबंधु स्कूल जो 65 नंबर वार्ड में, उसका सिर्फ फलक लगा है, और फलक लगने के बाद और कुछ काम उसमें नहीं हुई है। तो आप आने के बाद उसको क्या, मैं साफ ये कहता हूँ कि पहले जो शून्य पद है, जहाँ पे शिक्षक शिक्षिकाओं नियोग नहीं हुई है, मदरसा सर्विस कमीशन के द्वारा कोई किसी को मौका नहीं मिला है, स्कूल सर्विस कमीशन ऐसे कुछ नहीं मिला है, टेट के द्वारा किसी को नहीं मिला है। पहले ये काम को हम लोग अपने चुनावी इश्तिहार में कह चुके हैं कि हम लोग ये काम को सबसे पहले कदम उठा करके इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये काम कंप्लीट करने से जो इदारा में मकान तैयार है लेकिन पढ़ाई लिखाई की काम ठप हो गई है, उसे हमें वापस चालू करना बहुत जरूरी है। और ये काम को अंजाम देते हुए साथ में और भी जो काम है नए जगह में हम लोग हाथ लगाएंगे। हुजूर एक इम्पोर्टेंट सवाल लेते हैं कि हम गृह मंत्री जी जब बंगाल में आते हैं तो बंगाल की सियासत में हमेशा से एक रहा था कि मजहब के नाम पे, जात के नाम पे कभी भी राजनीति नहीं हुई। वो यूपी बिहार झारखंड में हमेशा से रहा, बंगाल में ये कभी भी देखा नहीं गया, इसलिए कि बंगाल जो सरजमीन है
वो गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर की सरजमीन है, काजी नजरुल इस्लाम की है, सुभाष चंद्र बोस जी की है, विद्यासागर की है, सत्यजीत रे की जमीन। यहाँ जो पैगाम था वो भाईचारे का, हिंदू मुस्लिम एकता का पैगाम था, जातिवाद पर कभी भी राजनीति नहीं। मगर गृह मंत्री जी जब आते हैं तो यहाँ बोलते हैं राजवंशी समाज की बातें करते हैं, मुतवा समाज की बातें करते हैं, और जब डामर हरबा की जगह में जाते हैं तो मल्ला समाज की बातें करते हैं। मतलब कुछ समाज को, मतलब वोटों के बंगाल की जनता को भी जो है ना वो चाहती है कि जातों में बांट दिया जाए, जैसे यूपी बिहार में करते हो। तो क्या ये जात पात की राजनीति जो कर रही है बीजेपी और जय श्री राम के नाम के नाम पर जो वोट मांग रही है, तो बंगाल के लिए क्या ये सही साबित होगा, या बंगाल को फिर यूपी बिहार बनाने की कोशिश कर रही है बीजेपी? हम डायरेक्ट इस सवाल का जवाब लेते हैं डॉक्टर फवाद हलीम साहब से, जो बालीगंज असेंबली के सीपीआईएम के उम्मीदवार हैं। देखिए, मगरबी बंगाल में हमेशा तबकियाती पहचान अव्वल दर्जा उन्हें मिलता था। जैसे एक आदमी भूमिहीन किसान है जी, ये पहचान के बुनियाद पर भूमि आंदोलन संगठित हुआ। एक इंसान मजदूर है, उसके बुनियाद पर मजदूर आंदोलन संगठित हुआ। एक आदमी अपना नाव को लेकर के मछली पकड़ने जाता है, वो मछुआर है, मछुआरों का जो दावा उठा था और एक सेंट्रल कानून बनी थी 2002 साल में, उसके बुनियाद पर उसकी पहचान थी। ये पहचान के बुनियाद पर अगर आदमी आगे बढ़े तो उसमें उसका जो अर्थनैतिक व्यवस्था है ये सवाल अव्वल दर्जा मिलता है। लेकिन आप वहाँ से अगर आदमी को बदलाना है, उन्हें चेहरा घुमाना, उनका नज़र घुमाना है, टीएमसी ने ये काम को पहले से शुरुआत उन्होंने की। उन्होंने, आप देखिएगा, नॉर्थ बंगाल में जो लेप्चा बोर्ड बनाए, अलग अलग जो बोर्ड वहाँ बनाए, वहाँ पहाड़ में गोरखा बोर्ड बना करके उन्हें जो बंटवारा करने की जो कोशिश की, वही राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी से सीख करके तृणमूल यहाँ शुरू की, उसको आगे बढ़ा कर ले जा रही है भारतीय जनता पार्टी। तो वो टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी का जो सोच है कि लोगों का जो पहचान है, बुनियादी पहचान उनका मजहबी पहचान होना चाहिए, उनका जात का पहचान होना चाहिए, इसके ऊपर में राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये टीएमसी ने मिट्टी को तैयार किया है और भारतीय जनता पार्टी वो फसल को काटने का कर रही है। लेकिन लोगों का जो संजीदा सोच है मगरबी बंगाल में, ये हमेशा बुनियादी रहा है और उन्होंने ये समझा है कि मजहबी और जाति पहचान है वो उनका व्यक्तिगत पहचान है। लेकिन जब रास्ता में उतरते तो गैस डीजल पेट्रोल का जो दाम है, ये दाम जो पेट्रोल जो बेचता है वो लेकिन फर्क नहीं करता आपके मजहब देख करके, आपके साथ देख करके। बाजार में जब आप सब्जी खरीदने जाते हैं तो कोई बस्ती वाला में कोई फर्क नहीं करता है कि आप ये जात की आपको कम खर्चा में आपको आलू मिल जाएगी, ये हकीकत नहीं है। रोजगारी का आलम ऐसा है कि आदमी जो बेरोजगार है वो अपने जात या धर्म या मजहब के बुनियाद में उसको कहीं जगह मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है। उसका कैलिबर है तो उसको मिलेगा, और बाजार में अगर मंदी है तो सभी छटेंगे। ये हकीकत जो है, ये हकीकत को फिर से नया से हमें उजागर करना, और बाएं महासंयुक्त मोर्चा इसी को सामने लाना चाह रही है। इसीलिए हमने अपने इश्तिहार में साफ कह दिया है कि नौकरी का मुद्दा अव्वल दर्जा मिलेगा, महंगाई का मुद्दा हमें नज़र में रखना पड़ेगा, कड़ी नज़र रखनी पड़ेगी, और आवाम के पास उनका जो हक है वो हक का लड़ाई उनका मजहब जैसे उनका व्यक्तिगत दायरे में रहनी चाहिए, जात का मामला व्यक्तिगत दायरे में रहना चाहिए। लेकिन जो अर्थनैतिक डिमांड है, अर्थनैतिक जो मुद्दा है, उसको हमें अपना राष्ट्र जीवन का केंद्र बिंदु बनाना चाहिए, उसको अहम मुद्दा बनाना चाहिए। एक इम्पोर्टेंट सवाल लेते हैं। गुज़िश्ता कल यस्टरडे सीएम ममता बनर्जी ने अपना घोषणा पत्र इंतखाबी मंसूर का जो है उन्होंने जारी किया। उसमें सारी बातें की है, द्वारे सरकार इधर उधर सारी बातें की, मगर उस घोषणा पत्र में माइनॉरिटी के मुतालिक कुछ भी नहीं कहा गया, न उर्दू जबान के मुतालिक कहीं गया। 2011 में उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कि अगर हमारी सरकार बनती है तो मैं उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का दर्जा दूंगा। दर्जा तो असेंबली से बिल पास हो गया, गवर्नर का सिग्नेचर भी होगा, मगर अभी तक जो है नाफिजुल अमल नहीं हुआ। और ये घोषणा पत्र में कहीं भी जो है माइनॉरिटी जो बंगाल में 35% कमोबेश रहती है, मतलब कश्मीर का सबसे ज्यादा है, बड़ा तबका है, उसके लिए कुछ भी नहीं बोला। इसको किस तरीका से ले रहे हैं? क्या टीएमसी बीजेपी से डर गई है इसलिए उन्होंने माइनॉरिटी के लफ्ज को हजफ कर दिया है? हम डायरेक्ट इस सवाल का जवाब लेते हैं बालीगंज असेंबली के उम्मीदवार डॉक्टर फवाद हलीम साहब से। देखिए, 10 सालों तक आरएसएस ने ममता बनर्जी को गाइड किया है जी, और इसमें कोई दो राय नहीं है। और शुभेंदु अधिकारी ने जिस दिन भारतीय जनता पार्टी में उनका शिरकत हुई, उसी दिन उन्होंने कह दिया था कि 2011 के वोट में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने समर्थन दी थी तृणमूल कांग्रेस को, और बंगाल में उनका 6 से 7% वोट रहता पहले था।
लेकिन 2011 में वो घट के 3% में चली गया। तो तकरीबन नेट करीब 4 से 5% वोट आरएसएस ने ममता बनर्जी को 2011 में दी। तो ये जो पुराना रिश्ता है, ये रिश्ता का ये सोच थी कि इसका अंत में अंजाम ये होगा कि तृणमूल कांग्रेस ज़्यादातर हिंदुत्व पॉलिटिक्स के जो पहचान है उसको वो लोग अपना लेगी और शुरू करेंगे, लेकिन ऐसे जैसे वो लोग माइनॉरिटी अखिलेश समाज के मसीहा है। और उसी रास्ता चलते चलते आपने देखा मैनिफेस्टो में कि माइनॉरिटी सेक्शन को ही पूरा जी हटा दिया गया। डर लगने लगा कि माइनॉरिटी का लफ्ज मैं दे दूंगा तो शायद हिंदू समाज के लोग वोट देंगे। जिन्होंने 2011 में कहा था कि 10,000 मदरसा बनाएंगे, उनको पहचान देंगे, तो ये करेंगे। और उर्दू जबान के बारे में भी आपको एक बात मैं कह दूँ, आप अगर उर्दू जबान के बारे में जो अभी बंगाल असेंबली में जो बिल आई थी वो नॉन फाइनेंशियल बिल थी, मतलब उसका कोई फाइनेंशियल प्रोविजन नहीं, कौन डिपार्टमेंट उस पर पैसा खर्च करेगी ये इंडिकेट नहीं लाया गया था। तो उर्दू के बारे में अगर आपको एक ज़बान को आगे बढ़ाना है, आप सिर्फ एक बिल लाते हैं लेकिन उसके पीछे कोई फाइनेंशियल प्रोविजन नहीं करते, तो उस बिल को आप कामगर कैसे करेंगे? उस बिल को अंजाम देने के लिए आपको किसी ऑफिसर को डिप्यूट करना पड़ेगा, आपको उसको बजट देना पड़ेगा, उस बजट को लेकर के आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको थाना या सरकारी दफ्तर जहाँ 10% से ज़्यादा उर्दू स्पीकिंग आबादी है वहाँ पर उसको ट्रांसलेटर के हैसियत में आपको बहाल करना पड़ेगा। तो ये जो बिल आया है, ये बिल का ना कान था, ना पाँव था, ना हाथ था, ये आया बिल और चले भी गया और ये सुनने के लिए कान में आ गई, दिल को बनाने के लिए अच्छी ख्यालात वाली बिल थी, लेकिन इसमें कोई ठोस कोई कदम नहीं थी। इसको आगे ले जाने की जो बात है, बंगाल की जनता आपको, आपके पार्टी को, मतलब आपके संयुक्त मोर्चा को मौका देती है, सपोज आप सत्ता में आ जाते हैं, आप सरकार बनाते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में क्या रहेगा उर्दू के लिए आपका और माइनॉरिटी के लिए? देखिए, सबसे पहली बात है कि ये जो 5.5 लाख नौकरी जब खुलेंगे इसमें हर तबके के लोगों को मौका मिलेगा। और आपको याद रखना पड़ेगा कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के बाद जो रंगनाथ मिश्र कमीशन के जो रिकमेंडेशन थे, एकदम 2009 साल में हमारे बाएं सरकार ने उस रिकमेंडेशन की बुनियाद पर कानून बना करके गवर्नर साहब के पास दे दिए थे। गवर्नर ने उसे 2010 साल में लौटाया, हमने फिर उसे पारित करके असेंबली से भेज दिए थे और गवर्नर को दूसरी बार लौटाने की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन वो कब सही करेंगे ये उनका हक है, इसलिए वो उसको लेके बैठ गए। 2011 साल में चुनाव हो गए और ममता बनर्जी ने उस बिल को वापस ले आ करके कहा था कि इससे बेहतरीन एक बिल वो पेश करेंगे। ये 10 साल में वो बेहतरीन बिल का चेहरा नहीं मिला और इस बार चुनावी इश्तेहार में माइनॉरिटीज का मामला तो चले ही गया तृणमूल कांग्रेस के मैनिफेस्टो से। तो ये स्पष्ट बात है कि हमारे सरकारी व्यवस्था में जो लोग सच्चर कमेटी को अध्ययन करके उसको देख करके उनकी संजीदगी से उसके बाद सोच करके रंगनाथ मिश्र कमीशन का रिकमेंडेशन आए, वो मामला जो अधूरा है उसको हमें आगे बढ़ ले जाना है। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये हक के मामला है, इसमें दूसरी कोई कमीशन का तो मतलब होता है उसको लागू करना। और जिस तरीके से अलग अलग जगह जैसे मदरसा शिक्षक का जो मुद्दा है, ये सब मुद्दों को हम लोग को मुकम्मल तरीके से इसको एड्रेस करके इसको क्लोज करने पड़ेंगे। क्योंकि अगर मदरसा में शिक्षक नियोग नहीं होते, जो टीचर है वो नौकरी नहीं दी जाती, तो पढ़ाई लिखाई का जो माहौल है वो पूरा बिगड़ते जा रहा है पश्चिम बंगाल में। और अगले दो नस्ल नुकसान के सामने है। ऑलरेडी जो 10 साल में नहीं पढ़ाई लिखाई कर पाए और जो नए बच्चे हैं उनका तो मुस्तकबिल काफ़ी माने जोखिम में पड़ गया है। तो ये सब होता है, इसको हम लोग को सही तरीके से उसको आगे ले जाना है और समाज में जो सामुग्रिक या पूरा जो हम लोग का आगे बढ़ने का जो काम होगा उसमें जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो अल्पसंख्यक है, जो दलित समाज के लोग हैं, जो आदिवासी है, इन तमाम लोगों को एक साथ लेकर के हमें आगे बढ़ना। डॉक्टर साहब, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब देते हैं। जब आपके बालीगंज में 64 नंबर वार्ड है, 60 है, 61 है, 69 है, 85 है, 68 है, ये तमाम 6-7 वार्ड आपके हल्के संसदीय हल्के में, उसमें से हम अगर 61 वार्ड में आते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है फुटपाथ में जो है वो लोग रहते हैं। बहुत गरीब तबके के लोग जो है, बंदरपट्टी हल्का है। अब 60 नंबर वार्ड में जाएंगे तो अंदर में जाएंगे कि 300-400 स्क्वायर फीट में जो है खुलाबारी टाइप में लोग, बहुत लोग रहते हैं, 6-7-8 लोग रहते हैं। फिर आप जब तिलजला में जाएंगे, फिर ये शिवतला 65 नंबर से तिलजला शिवतला में, तो वहाँ भी देखेंगे इस तरीक़ा से लोग जो है काफ़ी लोग रहते हैं।
न वहाँ तालीम का व्यवस्था ठीक से है, न वहाँ रोजगार का मामला ठीक से है, न रहने के लिए घर ठीक से है, और बहुत सारा मामला जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन हो करके जबरदस्ती इनको हटा भी दिया जाता है। उनको घर से भी बोले इतना पैसा लेना तो लो, नहीं तो जाओ, तो परेशानी आती है बेचारे जो के पास जो है तालीम नहीं है, कुछ नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में अपने बालीगंज असम्बली में हाउसिंग का एक बहुत बड़ा मसला है और रिहायशी बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स है। एजुकेशन तालीमी मसला है, इसलिए कि वो लोग खाने कमाने के लोग बहुत ज़्यादा नौकरी वोकरी नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा रोजगार। तो इस सूरत में आप बालीगंज के लोगों के लिए क्या करना चाहेंगे? हम डायरेक्ट इस सवाल का जवाब लेते हैं डॉक्टर फवाद हलीम साहब से, जो CPIM के उम्मीदवार है बालीगंज असम्बली से। देखिए, बस्ती फेडरेशन की तरफ से हमारा सीधा जो समझ है वो ये है, बस्ती को रख करके बस्ती का हमें उन्नयन करना है जी। बस्ती को उजाड़ करके आप बस्ती अगर उन्नयन करने जाएंगे, जो बस्ती वासी है हाँ। वो उस उन्नयन या उस जो प्रगति है, वो प्रगति के साथ एक्सेप्ट वो हकीकत नहीं बनती है। तो बस्ती को रख करके बस्ती का उन्नयन करना बहुत जरूरी है। अभी कॉरपोरेशन ने जो कानून बनाई है कि प्रोमोटिंग के लिए बस्ती के ज़मीन को अलाउ करने के लिए, मैं समझता हूँ ये बस्तियों को नुकसान पहुँचाने वाली है। बस्ती वासियों को रख करके जिस तरीके से उन्नयन करने का हमने दावा उठाया था, ठेका टेनेंसी एक्ट बनी थी, उसके तहत में बस्ती वासियों को उनका अपना परिचय मिला था, अपना मर्यादा मिला था, इलेक्ट्रिसिटी का मीटर मिलने का हक मिला था उनको, कॉर्पोरेशन को हक मिला था कि बस्ती के अंदर में दाखिल होकर के वो लोग पानी और खड़ा जो पैखाना है उसको बनाए। ये काम काफ़ी हद तक पीछे पड़ गया है हमारे बालीगंज क्षेत्र में। हम इलाका में घूम करके देख रहे हैं कि पानी का कनेक्शन, पानी का जो फोर्स है, बाथरूम जो है उसको जिस तरीके से बनानी चाहिए, कॉरपोरेशन के ज़रिए से जो बीच में जो रास्ता है, जो लाइटिंग का जो इंतज़ाम है, ये तमाम चीज़ें पीछे पड़ गई हैं। इसको सही तरीके से लाइन में लाना है और बस्ती को रख करके बस्ती का उन्नयन करना है। बस्ती को उजाड़ करके हाई राइज बिल्डिंग बना करके बस्ती वासियों को फिर वापस उस बिल्डिंग में दाखिल करके रखना नहीं संभव होता है, क्योंकि उनका हकीकत ही उस तरीके से है। और पहली बात है जिनका कागज़ कमज़ोर रहता है, तो जैसे आप प्रमोटर को कॉरपोरेशन की तरफ से हक देंगे तो प्रमोटर पहले ही समझ जाता है कि इसके पास कागज़ कमज़ोर है, तो इसको हटाना बहुत आसान बात है। तो तमाम मुश्किलात के अंदर में बस्ती वासियों का जो हकीकत है, जो करने का मतलब है उसको घर बनाया जाए, मगर उनके रहने के लिए बनाया जाए, उनके रहने के लिए बनाया जाए। और ऐसे न हो कि ऐसे इंतज़ाम बने जहाँ वो लोग वहाँ रह नहीं पाए। अगर आप समझ लीजिए, जब हाई राइज बिल्डिंग बनता है उसका एक मेंटेनेंस चार्ज आ जाता है। हाई राइज बिल्डिंग जब आ जाता है उसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी यूसेज ज़्यादा हो जाता है, आपका अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं। हम लोग कह रहे हैं कि 200 यूनिट आपको मुफ्त बिजली मुहैया कराना पड़ेगा। तमाम जो पश्चिम बंगाल के लोगों हैं, विशेष करके गरीब तबके के लोग, उनको तो पहुँचानी चाहिए जी। तो जिस हकीकत में लोग बस रहे हैं उसी में उनको सपोर्ट करना है, उनके खुशहाली लाने के लिए, ना कि आप ऐसे तब्दीली लाए जिसमें लोग वहाँ पर ऐसे गुजर बसर करने के आदत से लैस है कि वो लोग नया परिस्थिति में ये चुन लेते हैं कि वो लोग यहाँ से छोड़ करके कहीं और चले जाए, कलकत्ता के बाहर नहीं जाए। मुखर्जी साहब ने शिवतला लाइन, तिलजला शिवतला लाइन को जो है मॉडल बस्ती बनाने का अनाउंसमेंट किया था, आज भी वो उसी सूरत में है। अगर कुछ बिल्डिंगें बनी है तो इलीगल बिल्डिंगें बनी है जी। ये तो तृणमूल कांग्रेस का जो गैरकानूनी काम, इसलिए कि आपके असम्बली का हल्का के इसलिए ये गैरकानूनी काम करने का रिवाज रहा है, उनका संगठन गैरकानूनी काम पर बने हुए हैं। और आपको मालूम है ऊपर से नीचे तमाम जो TMC लीडर है, कहीं वो पैसा ले रहे हैं, डायरेक्टली वीडियो में देखे जा रहे हैं, या कहीं पर जहाँ लोगों को मालूम है इलीगल बिल्डिंग बना करके वो लोग अपना पैसा लेकर के अपना संगठन चलाते हैं। तो ये जो पूरा मामला है, इसमें आम आवाम का कोई भी मुफाद उससे जुड़ा हुआ नहीं है। ये TMC के लीडर है, TMC के जो चट्टे बट्टे हैं, उनका रोजी रोटी इसमें चलता है। यहाँ से निकलने का रास्ता है कि नया एक समाज बने, नए एक तरीके से इंतज़ाम आए, जहाँ आम जो लोगों का जो मुद्दा है वो सरकार और जो सियासी दल है उनके जो सोच है उस सोच के केंद्र बिंदु रहे, उस सोच के बुनियाद में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फवाद हलीम साहब। हमने बहुत सारे सवाल पूछे
बालीगंज असेंबली के हल्का के मुतालिक पूछा, स्कूल कॉलेज के मुतालिक भी पूछा, और प्लस बस्ती जो खुलाबाड़ी में जो लोग रहते हैं उनके मुतालिक भी पूछा। उन्होंने बहुत खूबी के साथ जवाब दिया कि अगर मुझे यहाँ बालीगंज की असेंबली की जनता मौका देती है तो सबसे पहले मैं जो काम करूंगा, जो लोग बेरोजगार है, जो नौकरियां फुलफिलमेंट नहीं हो पाया है, उसको सबसे पहले अव्वल फहरिस्त में मैं उसको काम को पूरा करूंगा। जहां जिस स्कूल्स में कॉर्पोरेशन के स्कूल हो या हाई स्कूल हो, जहां टीचर्स हजरात की बहाली नहीं है, खाली पड़ा हुआ कोई पढ़ाने वाला नहीं है, वहां पर टीचरों को बहाली करके जो नौजवान है उनके फ्यूचर को मैं जो है बहाल करूंगा। खोला बारी बस्तियों में जो है बेहतरीन प्लानिंग में बस्तियां बसाई जाएगी ताकि जो लोग आराम और सुकून के साथ अपनी जिंदगी गुजार सके। और हिंदू मुसलमान का जो फिरका परस्ती की बीज बोने की कोशिश करे, इसको भी खत्म किया जाएगा। फिर पुराने बंगाल की तरफ ये लौटाना चाहते हैं, यहाँ पर ना कोई हिंदू हो, ना मुसलमान हो, ना सिख हो, ना ईसाई हो। अगर कोई हो तो हिंदुस्तानी हो, कोई हो तो बंगाली हो, मगर बंगाल में रहने वाला हो। जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर उनकी आइडेंटिटी नहीं होनी चाहिए। आप देखते रहिए सरप्राइज न्यूज़ लाइव को। मैं आपके दरमियान में आता हूं, आता रहूंगा। आपके हल्के का, आपके एरिया के मसाइल को भी उठाता हूं, मसाइल को भी उठाता रहूंगा। अगर किसी को आपने मौका दिया है, एमएलए बनाया है, तो आज उनसे रिपोर्ट कार्ड लेने का दिन आ चुका है। उन्होंने 5 सालों में या 10 सालों में आपने 2-2 बार मौका दिया है। अगर उन्होंने कुछ काम किया है तो उनसे पूछिए कि इस 10 सालों में आपने हमारे लिए क्या किया। आपने हमें रोजगार दिया है, हमें नौकरी दी है, हमें स्कूल का व्यवस्था किया है, कॉलेज दिया है, घर दिया है। अगर नहीं दिया है तो वोट लेने का, देने का उनको भी कोई हक नहीं है। तब तक किसी के नाम पर आप वोट देते रहेंगे। फ्यूचर चेंज कीजिए, एहतराम कीजिए, इसलिए कि आपकी जिंदगी आपके वोट से ही बनेगी। अपने वोट को जाया होने मत दीजिएगा, न हिंदू के नाम पे, न मुसलमान के नाम पे वोट दीजिएगा। जो आदमी आपके दरमियान में काम करे, काम के नाम पे वोट दीजिएगा। आप देखते रहिए सरप्राइज न्यूज़। डीजे महबूब रजा सिद्दीकी, कैमरामैन अजहर रहमान के साथ। थैंक यू वेरी मच। मैं आपके दरमियान आता हूं, आता रहूंगा।